नाजरीन सलाम अलैकुम। हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारा शो क्यों बिखरते हैं रिश्ते लेकर। आपके लगातार मिलते हुए ईमेल्स और मैसेजेस इस बात को साबित करते हैं कि आप हमारा शो कितने शौक़ से देख रहे हैं। हम उन नाजरीन से माजरत चाहते हैं जिन्हें हमारे शो से शिकायतें हैं, लेकिन ये शरीयतें और मसाइल हमारे बनाए हुए नहीं हैं। ये सारे कॉल अल्लाह की जानिब से हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से हम तक पहुँचे हैं। जब अल्लाह एक मुसलमान औरत को बुलंद दर्जा देना चाहता है तो हम कोई नहीं होते एक औरत का दर्जा नीचा करने वाले। नाजरीन, इस्लाम वर्सेस कल्चर की इस जीत में जीत इस्लाम की होना चाहिए, ना कि रवायती कानूनों की। तो आइए शुरुआत करते हैं और मुलाकात करते हैं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर सबा जीवानी और हमारे मौलाना रूह ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों का इस्तकबाल है एक बार फिर से हमारे शो पर। शुरुआत करते हैं हमारे शो से। देखते हैं एक छोटा सा रिकैप कि पिछली बार दोनों सुहेल और समीना की कहानी का क्या अंजाम हुआ था। आपकी अम्मी कब तक ये जतलाएंगी कि मेरे घर वालों ने दहेज नहीं दिया, शादी ठीक से नहीं की। ये तो आपकी और आपके घर वालों की ख्वाहिश थी कि शादी सादगी से हो, वरना मेरे डैडी तो अच्छे से ही कर रहे थे। आखिर पहली बेटी हूं मैं उनकी, कितना अरमान था उनका कि धूमधाम से मेरी शादी करे, लेकिन डैडी ने आप लोगों की बात को अहमियत दी। आइए एक छोटी सी क्लिप और देख लेते हैं कि आज क्या होने वाला है। पिछली बार जैसे समीना अपने मैके में रह गई थी और उनकी जो इन-लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, तो अब देखते हैं आज क्या हुआ उस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नासिर भाई, कैसे हैं आप लोग? बस चल रहा है। देखिए भाई साहब, दरअसल हम लोग इसीलिए आए थे यहाँ पर कि इस वक्त समीना और सोहेल के दरमियान जो इन रिश्तों में जो तलखियाँ चल रही हैं उस बारे में मैं चाहता था कि हम लोग कुछ उसके ताल्लुक से डिस्कशन करें, बातचीत करें। नासिर भाई, कुछ बातें हैं जो हम दोनों भी आप दोनों से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के रिश्तों पर असर हो रहा है। नासिर भाई, आपने खुद ने मुझसे कहा था कि आप लोगों को दहेज की कोई भी जरूरत नहीं है और शादी भी सादे तौर तरीकों पर होगी। फिर आपको ये शिकायतें क्यों हैं? देखिए, शिकायतें तो हमको आपसे कुछ भी नहीं है, समझा आपने। पता नहीं समीना ने आपसे क्या कहा होगा आप लोग से, और इस शायद मैं समझता हूँ कि हमें तो आप लोग से कोई शिकायतें नहीं है। नासिर भाई, यही तो मसला है कि आपने हमें खुलकर कभी कोई बातें नहीं की, लेकिन समीना से जो बातें हो रही है उससे तो यह साबित होता है कि आप लोगों को दहेज न मिलने पर नाराजगी है। अगर आप ये सब पहले ही खुलकर बताते तो ये मसला ही नहीं होता। क्या आपसे समीना ने कहा कि हमने दहेज मांगा है उससे? नहीं, समीना ने तो हमसे ये कभी नहीं कहा कि आपको दहेज चाहिए, लेकिन किसी तरह से आप उन्हें ताने मारते हैं और बार बार ये जतलाते हैं कि आपने अपने बेटे की शादी उसके साथ करके उस पर एहसान किया है। देखिए भाई, हमारी बेटी को कोई कमी नहीं थी रिश्तों की। बहुत बड़े बड़े घर से उसके लिए रिश्ते आए थे। ये तो सिर्फ सुहेल की शराफत को देखते हुए हमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। हाँ, तो हमें भी कोई रिश्तों की कमी नहीं थी हमारे सोहेल के लिए। और वैसे भी हमने क्या दुख दिए हैं आपकी बेटी को? सिर्फ हाथ उठाना ही जुल्म नहीं होता, जुबान से किया हुआ वार और किसी का हक छीनना ये भी जुल्म में ही शामिल है। देखिए भाई, शिकायतों हमें भी बहुत हैं समीना से। हम भी चाहें तो बहुत कुछ शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी उफ भी नहीं किया। फिर किस बात का ये तमाम जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तमाम हालात इस तरह के हो गए हैं, ये वजह क्या है? न तो समीना को कोई काम ठीक से आता है, न तो सीखने में इंटरेस्ट है। शादी को साल भर हो गया। बुलाइए और पूछिए उससे कि घर का कौन सा काम किया है और कौन सी जिम्मेदारी उठाई है उसने। हमारे सामने आप उसकी काम की शिकायतें करती हैं और हमारे पीछे आप दहेज की बातें करते हैं। क्या दहेज देने से उसके आप ढक जाएंगे जिस तरह आपकी छोटी बहू के ढक गए हैं? क्या मतलब है आपका? आपकी छोटी बहू भी तो कोई काम नहीं करती, बल्कि समीना पे हुक्म चलाती है। आपको उससे तो कोई शिकायत नहीं है, फिर समीना से क्यों? सुनिए आप, हमें उससे इसलिए शिकायत नहीं है, वो चंद दिन के लिए हमारे यहाँ आके रुकी है।
वो कल के दिन दुबई चले जाएगी अपने शौहर के साथ, और चंद दिन का तो सवाल है। अरे नासिर भाई, 6 महीने हो गए शादी को, अब भी वो आपके साथ हैं। क्या आपकी छोटी बहू का कोई फर्ज नहीं बनता कि घर के कामों में मदद करे? मुझे तो अब यकीन हो गया है, इस घर में शादी करके बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। देखिए भाभी जी, भाई साहब, ये बात हम भी सोच सकते हैं कि हमने बहुत ही बड़ी गलती की कि हमारे लड़के ने आपकी लड़की से ब्याह किया है, शादी की है, हमने रिश्ता आप लोग से बनाया, ये हम भी सोच सकते हैं। सोहेल, तुम खामोश क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? वो खामोश इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो चुप इसलिए है क्योंकि आप उसके माँ बाप हैं, कुछ बोल नहीं सकता। नासिर भाई, ऐसी शादीशुदा जिंदगी से तो बेहतर होगा कि मेरी लड़की समीना तलाक लेकर घर में बैठे, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि उस पर ज्यादा जुल्म हो। देखिए भाई साहब, ये तलाक वाली बात अच्छी नहीं है, नहीं कि इंसानियत के तौर पे अच्छी है, ना तो अल्लाह के पास ये बात, ये जुमला अच्छा होता है, नागवारा है अल्लाह के पास तलाक का लफ्ज़। अगर आप इसके बावजूद भी अगर आप लोग ये फैसला करते हैं या कर चुके हैं कि तलाक लेना चाहते हैं, तो मर्ज़ी आप लोग की, लेकिन इस ताल्लुक़ से मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मर्ज़ी आप लोग की, लड़की आपकी है, ज़िंदगी लड़की की आपकी है, आप बेहतर समझ सकते हैं। सोहेल, उस वक्त तो रुखसाना और हिना आने वाले थे, मैंने तुम्हारी बीवी को बुलवा लिया, लेकिन अब मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे रिश्ते बचाने का। अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम्हारी बीवी और उनके पेरेंट्स होंगे। तो आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं, दोनों से ही मेरा सवाल है। मौलाना साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस पूरी बातचीत का क्या निचोड़ निकालेंगे आप? क्या एक कहना चाहेंगे इस पूरी बातचीत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करते हुए, इस तरीक़े से गुफ्तगू करना किसी ज़िम्मेदार इंसान के लिए अच्छा नहीं है। जो गार्जियन हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनके लिए इस तरीक़े से बातें करना अच्छा नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद ने कहा है कि जब किसी बात में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए, यानी वाइफ हस्बैंड के दरमियान, ज़न व शौहर के दरमियान, तो अब उसमें ख़ुद कुरान का हुक्म ये कि है कि फ़बअसु हकमन, यानी एक काजी, एक फ़ैसला करने वाला कोई आपस में से अपने बुज़ुर्गों में से किसी को भेजो। अब इस जगह पर जिस तरीक़े से दो बुज़ुर्ग बातें कर रहे हैं, ये सही नहीं है। कुरान के हुक्म के मुताबिक पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम जोड़ने की बातें करें, तोड़ने की नहीं। लेकिन दोनों तरफ से अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा है कि कहीं से अलबत्ता परसेंटेज ज़्यादा है, कहीं से कम है, लेकिन दोनों की तरफ से इस बात का पैगाम और मैसेज जा रहा है कि ये जोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये रिश्ते को बाकी रखना नहीं चाह रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और किसी भी मुआशरे में, यानी इस्लामी मुआशरे में, इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है कि दो वालिदैन, दो माँ बाप इस तरीक़े से अपने बच्चों के लिए फ़ैसले करें। बल्कि जब बालिग हो गए, इसलिए कि शादी बग़ैर बालिग के नहीं होती है, यानी कि कोई छोटे बच्चे की नहीं की जाती, जब बालिग हो गए तभी शादी की गई है। तो अब शादी के ज़रिए जब दीन मुकम्मल हो जाता है, आधा दीन मुकम्मल हो गया, तो जब दीन शादी के ज़रिए मुकम्मल हो रहा है, तो दुनिया के मसाइल में हम क्यों उनको अलग रखें, या उनकी बातों को हम क्यों अहमियत न दें। वालिदैन को चाहिए कि अपने नज़रिए, अपनी बातों को बयान करने से पहले, एक दूसरे के सामने लाने से पहले, अपने अपने बच्चों से पहले पूछें,
और उसके बाद फिर इस तरीके से फैसला कुन मरहले में जाएं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बातचीत के बारे में जो दो समधी एक दूसरे से कर रहे हैं? दोनों समधी बातचीत नहीं कर रहे, दोनों समधी कंक्लूजन पे आ चुके हैं कि हमें क्या करना है। बट मोस्ट इफेक्टली अगर आप देखने जाओ, समीना के डैडी ने बता दिया है कि नहीं हमें चाहिए, बट यहाँ पे जो सोहेल के डैडी है वो बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, ये चीज़ नहीं है। वो बचाने का वो करते, बट उनका प्रेशर इतना हैवी है कि नहीं मुझे करना ही नहीं है। दिस शोज दैट ही इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व कि मुझे ये चीज़ में आगे बढ़ना ही नहीं है। हो सकता है साइकोलॉजिकली इफेक्ट कि उसकी डैडी इतने सारे, समीना ने नेगेटिव पॉइंट उनके डैडी में इतने सारे बता दिए कि मेरे साथ ये होता है, वो होता है, ससुराल में ऐसा होता है, हिना का प्रॉब्लम है, सोहेल का प्रॉब्लम, सबका। तो उसका बाप प्रेशर से उसकी बेटी की बात, क्योंकि एक ही लड़की है, बेटी की बात सुन के उनके दिल पे इतना हैवी इफेक्ट पड़ गया है कि यह है कि नहीं, बस अभी मेरी बेटी का ना मुझे अच्छा देखना है ना बुरा है, बस मुझे उससे ये चीज़ से बाहर निकालना है। उसके डैड के दिमाग में ये भी चीज़ हो सकती है। बल्कि सोहेल के पापा डैड को पता है कि जो सिचुएशन फ़िलहाल चल रहा है वी कैन सेव इट, हम थोड़ा सा सेव कर दें, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं मुझे तलाक नहीं करवाना है, ये चीज़ नहीं बराबर नहीं है। बट फिर उनके डैडी का प्रेशर देख के उनको लगता है कि मेरी बात तो इट्स नॉट गोइंग टू बी, कोई सुनने वाला नहीं है, सो लेट्स कम अप टू एन एंड, दैट इज़ मच बेटर। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे सिचुएशन को देख के साइकोलॉजिकल व्यू से कि कमिंग टू द कंक्लूजन इज़ नॉट द सोल्यूशन। बैठ के बातचीत, जैसे मौलाना साहब ने कहा किसी बड़े को जाना चाहिए और समथिंग लाइक दैट, अचानक से मिल के बोले हमें मिलना है और बात करके फिनिश इट ऑफ नहीं, पहले बैठ के दोनों को प्रॉब्लम्स वो लोग खुद के सॉर्ट आउट करने हैं कि व्हाट इज़ द इशू बिटवीन समीना सोहेल। हम दोनों बैठते हैं, आपको चाहिए तो आप समीना से बात करो, हम सोहेल से बात करके पहले देखते क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हम उसे सॉल्व करते। या तो हम उन्हें काउंसलर के पास लेके जाते, काउंसलर नहीं तो मौलाना के पास लेके जाते, जिससे वो फैमिली कंफर्टेबल है। पहले बैठ के सोल्यूशन निकालिए, फिर इतने बड़े कंक्लूजन पे जम गए। तलाक इज़ नॉट अ स्मॉल वर्ड, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग वर्ड, वेरी ह्यूज थिंग। फिर कंक्लूजन पे जम कीजिए। मौलाना साहब, अब जो ये अंदाज़ गुफ्तगू है, मतलब कितना ख़राब रवैया है ये बात करने का, एक बुरा अंदाज है बात करने का। अगर कल को सोहेल समीना का रिश्ता बच भी जाता है, क्या इन लोगों के रिश्ते दोबारा नॉर्मल हो पाएंगे? हकीकत में देखा जाए तो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि किसी के साथ ऐसे न बनो कि कल को अगर उससे तुम्हारी दोस्ती ख़त्म हो जाती है या उससे दुश्मनी हो जाती है तो तुम्हारे लिए दुश्मनी के बाद दोस्ती होती है तो तुम्हारे लिए मुश्किलात ईजाद हों। ये अंदाज़े गुफ्तगू हमारे मौला के इस पैगाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जिस अंदाज़ में गुफ्तगू हो रही है और आगे बढ़ रही है गुफ्तगू, क्योंकि अंदाज़ ऐसा लगता है कि ख़ुद समीना और सुहेल में ये, अलबत्ता ये सैंपल है, किसी भी जगह किसी भी घर में खुदा ना करे ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये एक सिंबल है कि इस तरीके से जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आए, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से करीब हैं, अलग नहीं होना चाहते और ये मिल जाएंगे और रहेंगे। बाद में मुश्किल किसके लिए आएगी? माँ बाप के लिए, दोनों तरफ से मुश्किल आएगी। तो इस तरीके से अंदाज़ गुफ्तगू करना दोनों के लिए, ज़ाहिर है कि शरीयत के लिहाज से इनको आपस में जुड़ के रहना वाजिब नहीं है, लेकिन मुआशरे और अखलाकियात की बुनियाद पर, जो हमारे समाज ने जो अच्छे मसाइल किए हैं उसकी बुनियाद पर शादी होने के बाद दो घराने एक हो जाते हैं। तो अब इस तरीके से दो घराने के बुज़ुर्ग बैठ के फ़ैसले करते हैं, हर काम में एक दूसरे की राय होती है, ये एक ज़रिया बन जाता है। मौलाना साहब, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर भी तो हक होता है। बिल्कुल मोमिन भाई होते हैं। बिल्कुल, अल-मोमिन अखुल मोमिन, ये कुरान मजीद में आया है कि एक मोमिन एक मोमिन का भाई है। पैगम्बर इस्लाम की हदीस भी है कि मोमिन मोमिन का भाई है। तो अब इसके पेश नज़र यहाँ तो एक का बेटा एक की बेटी दोनों आपस में मिल गए हैं, तो अब यहाँ जुड़ने का यानी ये सबब बन गए हैं कि रिश्ते मिल जाएं। और इस तरीके की गुफ्तगू के जब हम रेड लाइन और बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाएंगे अपनी गुफ्तगू में, और वो बच्चे जो अलग नहीं होना चाहते हैं आपस में मिल जाएंगे, तो खुद शर्मिंदगी होगी। इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर उसे शर्मिंदगी हो। आकिल वो होता है कि हदीस है कि अल आकिल ला तंदिम, आकिल कभी निदामत और शर्मिंदगी की तरफ जाता ही नहीं। क्यों? अपनी अक्ल से सोच कर सारे काम करता है, नतीजे में उसे कभी शर्मिंदगी नहीं होती।
अगर यहाँ पर वालिदैन यानी जो ये दोनों के पेरेंट्स हैं इस तरीक़े से आगे बढ़ेंगे तो कल को इन दोनों के मिलने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो जाएगा, शर्मिंदगी होगी। लिहाजा इस हदीस के पेश नज़र जो अली अलैहिस्सलाम की है कि अल आक़िल ला तंदिम, आक़िल शर्मिंदा नहीं होता, इस हद तक गुफ्तगू में अपने आप को न ले जाएं कि मसाइल और उलझ जाएं और कल को मिलने के बाद मुश्किल हो, बल्कि इस अंदाज से गुफ्तगू करें कि समझ बूझ कर के अगर हो सके इख्तिलाफ हो भी गए, बच्चे खुदा न करता अलग भी हो गए, तो ऐसा ना हो कि हम समाज और माशरे में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर रहेंगे, हमारी कोई दुश्मनी हो गई है। नहीं, वो बच्चों की अक्ल थी, बच्चे अपने आप में फ़ैसला नहीं कर पाए, नहीं मिल पाए, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमको हर हाल में मिल के रहना है। और एक माशरे में, इस्लामी माशरे में, समाज में ज़रूरी है कि मुसलमान मोमिनीन आपस में मिलजुल के रहें। चाहे आप ये इख्तिलाफ़ी मसाइल ये जुज़ई हैं, जो रिवायतें और आयतें कहती हैं कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, के दोस्ती और मोहब्बतें अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दुश्मनी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। उसके पेश नज़र हम अपने मकसद और अपने लिए हमें कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अल्लाह के लिए दोस्ती भी होनी चाहिए, अल्लाह के लिए दुश्मनी भी होनी चाहिए। बहुत खूब मौलाना साहब। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये लोग कभी नॉर्मल हो पाएंगे? इवन इफ समीना एंड सोहेल ऑलरेडी नॉर्मल, समीना एंड सोहेल अगर माँ बाप की दोनों तरफ से प्रेशर, स्पेशली उनके ससुराल की तरफ से प्रेशर नहीं होगा, तो सोहेल एंड समीना आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। हाँ, इतना है दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा कम्युनिकेशन, थोड़ा एक दूसरे को समझना अजून वीक पॉइंट पे है, बट वो साथ में रहने समझने से अगर किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी तो वो एक दूसरे को बाखूबी से बहुत जल्द समझ लेंगे, एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की अच्छाइयाँ अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आउटबर्स्ट प्रेशर आ रहा है, दैट इज़ ऑफ द इन लॉज, जिस वजह से वो सेटल नहीं हो सकते। एंड ऑफ द डे जब सोहेल घर पे आता है तो समीना की ये शिकायत नहीं रहती है कि आप मुझे प्यार से नहीं रखते हो, या आप मुझे यहाँ नहीं लेके जाते हो, आप मुझे वहाँ नहीं लेके जाते हो। समीना की कंप्लेंट्स क्या रहती है, आपकी मम्मी ने ऐसे किया, आपके भाई ने ऐसे किया, आपके डैड ने ऐसे किया, जिसने भी, उसकी कंप्लेंट वो रहती है। सो दैट मीन्स उसे सोहेल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सोहेल इज़ नॉट द इशू इज़ द इन लॉज। तो हमें इन लॉज को करेक्ट करना है। और सोहेल की भी यही है कि आपके डैडी ने मुझे फ़ोन किया है, उनका तो मैटर ये है, बट फिलहाल समीना के लिए जो और सोहेल के लिए इम्पोर्टेंट है, इट्स द सोहेल्स मदर फादर एंड सोहेल्स फैमिली नीड्स इम्प्रूवमेंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसा कि अब हम देखें कि सोहेल के माँ बाप, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो खासकर अगर बाप की बात की जाए तो मेल करना चाह रहे हैं, लेकिन जो समीना के वालिदैन हैं वो लोग मतलब अब मेल की कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, वो लोग इस बात पे अड़ गए। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जो बयान है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ समीना की तरफ से है, उसकी सूरत में कि जैसे कि पहले भी कहा गया, पिछले एपिसोड में इस बात को कही थी कि वो अपने माँ बाप की अकेली बच्ची है, प्यार से मोहब्बत से वो बड़ी हुई है। कभी जब वो अपने घर में अपने माँ बाप से जो भी उसने कहा वो पूरा किया, तो माँ बाप जो है, खुसूसन उनके बाप जो है, वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे। अब वो जो भी कह रही है, तो अब ऐसी सूरत में वो उसको ऐसा नहीं है कि ना माने। यहीं पर कोशिश ये करनी चाहिए थी, ख़ुद समीना के जो माँ बाप हैं, यानी ख़ुद उनके फादर जो हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए थी इन सारी बातों को सुनने के बाद गौर करते, सोचते, मशवरा करते, सोहेल के बाप से बातें करते, कुछ नहीं, डायरेक्ट फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर प्रेशर जो आया है उनके ऊपर बेटी की जानिब से, उन्होंने इस तरीके से ये फ़ैसला लिया है। दूसरी तरफ से आप जो ये कह रही हैं कि सोहेल के माँ बाप जो चाह रहे हैं कि ऐसा न हो, सोहेल की जानिब से, सोहेल के बाप की जानिब से वो ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, बातों से उनके यही लग रहा है कि वो नहीं चाहते, लेकिन सोहेल की माँ इस अपने अमल और अपने कैरेक्टर से इस नतीजे तक पहुंचा दिया है इस पूरे मसले को, इस मैटर को, कि अब इसके सिवा कोई चारा दिखाई नहीं देता। उनके अंदाज से ऐसा लग रहा है कि जो बातें उनकी हुई हैं, वो बातें वहाँ तक जब पहुँची हैं, तो उस बातों का नतीजा यही है कि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो अब जब बात बिगड़ चुकी है, जब बात ख़राब हो चुकी है, तो उसके संभालने में सोहेल के फादर की तरफ से जो पेशकश की जा रही है कि हम तलाक़ नहीं चाहते, हम अलग नहीं होना चाहते, ये बातें,
इनका बातों का असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले नेगेटिव बातें, मनफी बातें हो चुकी हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी भी ख़ानदान में इस तरीके से अगर बातें होंगी तो नतीजा इसका यही होगा, इख्तिलाफ, दूरी और जुदाई। लिहाजा पहले ही मरहले में तमाम माँ बाप को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि जब भी कोई बात आ रही है तो उस पर गौर व फिक्र करें, सोचें, नहीं ये कि फ़ौरन फ़ैसला ले लें, और फ़ैसला अगर फ़ौरन लेंगे तो उसका नतीजा ऐसे ही होता है कि जुदाई होती है। एक और चीज़ हो सकती है, जब समीना उसकी मम्मी को फ़ोन करती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके डैडी को फ़ोन करती है, तो उसकी डैड कह सकते कि बेटा पहले आप घर पे आ जाओ, हम घर पे ये चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बैठ के पहले समीना का पूरा इशू सामने सामने सुनने से बेटर रहता रादर देन फ़ोन पे सुनने से, और फिर वो और सोहेल और सिर्फ उसके डैडी और कोई नहीं बैठ के वहीं पे मैटर भी सॉल्व कर सकते थे तीनों जन, रादर देन कॉलिंग उसकी फैमिली को। तो इनका पिक्चर क्लियर रहता, फिर वो उन्हें भी अच्छे से समझा सकते कि हमारे ये इश्यूज़ है। डॉक्टर साहब, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछना चाहूँगी कि कई पहले ज़माने में तो मतलब ऐसा होता था, पहले ज़माने में नहीं बल्कि कई साल पहले तक भी जो लड़के वाले रहते थे वो ओवर पावर करते थे, वो तलाक के ज़्यादा वो रहते थे। आजकल ज़माना उल्टा हो गया है, लड़की वाले ज़्यादा तलाक की बातें कर रहे हैं और ज़्यादा इस बात पे कि ठीक है हमको तलाक करनी है। ये चेंज ऑफ प्रोसेस कब हो गया? सी चेंज ऑफ प्रोसेस, हमारी सोसाइटी वही है, थिंकिंग भी वही है। यस, न्यू सेंचुरी आ गई, न्यू लड़कियां पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब पीछे से सपोर्ट रहेगा। तो व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस सपोर्ट तब आएगा व्हेन यू हैव सम और द अदर सपोर्ट फ्रॉम बिहाइंड। फॉर एग्जांपल, आप एग्जाम देने जाते हो, आप पढ़ाई करके जाते हो, तो आप पेपर में कॉन्फिडेंस से जाते हो। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। मैं एग्जाम में अच्छे से लिख लूँगा, मुझे 90-80% जो भी आ जाए, क्योंकि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। सेम गोज इन फॉर द मैरिज रिलेशनशिप। जब लड़की जाती है वो घर पे, तो शी इज़ प्रिपेयर्ड कि नो माई हाउस इज़ गोइंग टू बी दिस, एवरीथिंग इज़ मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरे हस्बैंड तो ऐसे है वैसे है पहले से ही। बिकॉज वो जो शादी से पहले का जो फेज़ रहता है वो काफ़ी हैप्पी रहता है, क्योंकि वो लड़की अभी तक वो द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, लड़की अभी तक वहाँ पे गई नहीं है। तो उसको शायद नहीं मम्मी जी, नहीं डैडी, हाँ हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जहाँ वो कदम रख देती है वो घर में, फिर उसको होता है माय गॉड ये क्या हो गया, जो मैंने सोचा था वैसे नहीं है, जो मैंने मेरी वीकेंड से मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, इन शॉर्ट अभी हम कर रहे हैं, तो वैसा नहीं है, पूरा ऑपोजिट साइड है। तो वो टाइम पे वो पूरी तरह से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा ससुराल, अपना पूरा मायका सब कुछ छोड़ के वो लड़की आती है इतने एक्सपेक्टेशंस के साथ, और फिर जब जैसे अभी हुआ पूरा बिखर जाता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट उसको अपने आप को संभालने के लिए। तो व्हाट हैपेंस, उसको पता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे पास जो बैक मेरे पेरेंट्स है वो सपोर्ट करने वाले, मुझे कैसे भी हो मुझे सपोर्ट करने वाले। तो वो लड़की का विबल वॉबल हो जाता है कि इट्स ओके, अगर कुछ होगा तो आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम एजुकेटेड, मैं मेरा कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा भी होता है तो भी फीमेल्स इतनी कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं इट्स ओके, हम हमारा कर सकते हैं, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। बट एंड ऑफ द डे वो खाली उनका एक एटीट्यूड बोलता है, बट बैक ऑफ द माइंड फियर रहता है कि मैं मेरी लाइफ कैसे जीऊंगी, कैसे करूँगी। क्योंकि आज द एनवायरनमेंट, द सोसाइटी इज़ टोटली चेंज। हमको किसी की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ हमारा सोचना है। बट वो जो सोचना हमारा है, जो सोसाइटी है, वो जो हमारी थिंकिंग है, वो सिर्फ 10 दिन 15 दिन 1 महीना रहने वाली, बट कहीं ना कहीं वो पीछे हमें हैम्पर करने ही वाला है, हम पे सवाल उठने ही वाले कि क्या है, क्यों ऐसा है। बट वो जो एटीट्यूड, वो जो टाइम बीन का रहता है कि नहीं मैं कर लूँगी, नहीं हो जाएगा, उसमें क्या है, वो सिर्फ टेम्पररी रहता है। बट फिर जब उसका पूरा सा ग्लिच और व्हाट यू कैन से इट्स ऑल ओवर, देन यू कम टू नो द लाइफ रियलिटी। तो जो भी स्टेप लेना है, लाइफ को प्रैक्टिकल वे से सोच के ठंडे दिमाग से लीजिए। कंक्लूजन पे जंप करना इट्स नॉट गोइंग टू बी गिव यू सोल्यूशन। और साहब, अब जैसे कि सोहेल के वालिदैन यहाँ पर आए हैं, तो वो जब समीना के वालिदैन शिकायत कर रहे हैं कि आप हमारी लड़की को जहेज़ को लेके ताने वगैरह देते थे, अब लेकिन वो अपनी बात से बिल्कुल फिर गए हैं कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तो इस बात पे क्या कहना चाहिए कि वो बिल्कुल फिर चुके हैं अपनी बात से? कितनी सच्चाई है? हकीकत में इंसान को गुफ्तगू करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जो रिवायतों में ये कहा गया है कि लिसानुल आक़िल वरा क़ल्बे, एक अक्लमंद की ज़बान उसके दिल के पीछे होती है, व क़ल्बुल अहमक़ वरा लिसाने, बेवकूफ़ का दिल उसकी ज़बान के पीछे होता है। जो कम अक्ल होते हैं वो जो चाहते हैं वो बोल जाते हैं, और जो अक्लमंद होते हैं वो बोलने से पहले सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं। ये मौला अली की हदीस है। तो जब
बस ये रसूल की ये हदीस है, इस हदीस के पेश नज़र अब अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो बातें कह चुके हैं उससे मुकर रहे हैं, जी। क्योंकि यहाँ पर आके अगर वो एतराफ़ कर लें कि हाँ मैंने ये कहा ऐसा है, तो बात और बिगड़ जाएगी। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं कहा था, अंदाज ये नहीं था, कहने का मतलब कुछ और था। ये सारी बातें इस हैसियत से कि मसले को सुलझाना चाहते हैं तो सही मान ली जाएगी और किसी हद तक ठीक है, जी। वरना हकीकत में जब ये झूठ बयानी है और ये हराम है। दूसरी तरफ से उनके समीना के जो पेरेंट्स, उनके वालिदैन हैं, वो ये अगर समझ रहे हैं हकीकत में कि सुहेल के माँ बाप जो ये कह रहे हैं, अब तक जो उन्होंने कहा था वो उससे बिल्कुल पलट गए। जी। अब जब सबके सामने ये बात कही जा रही है कि नहीं हमने ये नहीं कहा, हमारा मकसद ये नहीं था, जो भी कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये खुद शर्मिंदा हैं। उनकी ज़बान उनके दिल को बयान कर रही है कि हम दिल से शर्मिंदा हैं, हमारा मकसद ये नहीं था, हम नहीं चाहते कि बात यहाँ तक पहुँचे। आ गई थी, जज्बात में आ गए थे, कुछ दिल ख्वाहिश हो गई थी, कुछ ऐसा हुआ था, सामान और जहेज़ और इन बातों में कह गई, बातें आ गई सामने, कह गए। लेकिन अब जब सामने मीटिंग हो रही है, मसले को हल करना चाहते तो इनकार कर रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था। तो अब यहाँ हिम्मत हाँ, तो अब सामने वाले को भी ये सोच कर कि ठीक है इन्होंने कहा था, लेकिन अपने बच्चे के लिए इस बात को मान लेना चाहिए। ठीक है आप कह रहे तो हमने मान लिया। यहाँ पर उनका अंदाज ये कि जो हमने कहा है हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, या हमने नहीं कहा है, ये ख़ुद एक माफ़ी है, ये ख़ुद शर्मिंदगी है। और दूसरी तरफ से समीना के पेरेंट्स इसको कबूल करना चाहिए। मसले का अगर हल चाहते हैं तो इसे कबूल करना चाहिए, और अगर मसले को उलझाना है तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान ज़िद पे लगा रहेगा, और ज़िद्दी इंसान कभी किसी फ़ैसले तक नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या वाकई ससुराल वालों ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया है? ये सारे मसले समीना के खड़े किए हुए हैं उसके खुद के, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा है कि ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं बिकॉज अब हीना आ गई है। कहीं ना कहीं क्या एक समीना की सेल्फिश पिक्चर सामने नहीं आ रही है कि शी इज़ थिंकिंग ओनली अबाउट हर सेल्फ? Here if you go to see, yes, she's thinking about herself, agree. क्यों? क्योंकि जो इतने टाइम से उसको इस पीरियड हुआ है, शादी को उसका कितना पीरियड हुआ है अप्रॉक्सीमेटली? साल भर हुआ है। साल भर हुआ है। और वो साल भर में वो साल भर में हम देखने जाए, बट एक साल में दिन कितने रहते हैं? 365 डेज वो उनके साथ रही है, और 365 डेज उसके ऊपर सिर्फ प्रेशर ही था कि ये नहीं कर रही है बराबर। सोहेल ने भी खुद कबूला है कि वो काम कर रही है, बट जैसी जिम्मेदारी उठाना चाहिए वो नहीं उठाई। सो अभी तक समीना इज स्टिल इनटू प्रेशर ओनली। उसको कभी भी कहाँ भी थोड़ी सी भी स्पेस नहीं मिली कि मैं अपने बारे में सोचूं। तो अभी जो हीना है तो दैट इज मेकिंग हर थिंक कि इसको ऐसे रख रहे, मुझे ऐसे नहीं रख रहे। सो दैट फेज इज कमिंग इन। आप जो बोलते कंपैरिजन करना, दैट इज ऑल्सो बाउंड टू हैपन बिकॉज शी इज इनटू द फियर, शी इज इनटू द इनसिक्योरिटी फेज, शी इज इनटू द मूड स्विंग फेज बिकॉज शी इज अ कंफ्यूज कैरेक्टर। और एक और चीज़ उसके सामने आती है कि जब वो इनके सामने आ जाती है तो वो एक पूरी अलग सी दुनिया में चली जाती है बिकॉज शी नोज ये जो भी लोग हैं मुझे खुशी नहीं देने वाले हैं, मुझे यहाँ से सिर्फ दुख मिलने वाला है। तो जब ये मुझे दुख दे रहे तो मैं उनको क्यों सुख दूँ? जो आप मेंटालिटी आज की बता रहे वो हिसाब से, अगर दे आर गिविंग मी सैडनेस या ये मुझे दुख दे रहे तो मैं भी इन्हें दुख दूँ, टिट फॉर टैट। अगर ये मुझे थोड़ा सी भी आराम देते तो मैं उनके साथ अच्छा रहती। सोहेल मेरे साथ अच्छे तो मैं उनके साथ अच्छी हूँ। इनके माँ बाप मुझे कहीं पे भी, मैंने एक साल उनको बेयर किया, 365 डेज मैंने उनकी सब बात सुनी, उन्होंने जैसे किया वैसे किया। हाँ अनबन हुई, बट वो अनबन के बीच में अगर वो मुझे समझाते, उन्हें पता है मैं किस माहौल से आई हूँ, सब कुछ पता है। मेरे पेरेंट्स ने भी दहेज का बोला बट उन्होंने कहा नहीं, वो टाइम पे सिचुएशन और थी, अभी हीना के टाइम पे सिचुएशन और थी। तो वो उनकी सास को भी समझना चाहिए कि वो टाइम पे यस उन्होंने बोला था बट हमने खुद मना किया था। अगर हम भूल गए इट्स ओके, बट राइट नाउ इट इज़ द फेस कि मैं उसे संभाल के चलूँ। 365 दिन ये लड़की रही और हीना को आके सिर्फ 1 महीना हो, यानी 30 दिन फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे किससे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए? जी। सो दिस इज़ द थिंग। अगर ये जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं, दिस इज़ द शो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें सबको अपनी अपनी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे देना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि जो नया आया है उसकी काफ़ी जगह हम नहीं उसे दे दे, वो सब ठीक है, वो बराबर है, बराबर से चीजू लेने आवी छे, सब बराबर से करके आइए, नहीं उसको अच्छे से रखना है। हवे आ तो घर नहीं छे,
इसको घर में रहने दो। वी हैव केसेस लाइक दिस ऐसा होता कि है। हाँ ये तो घर की, इसको तो सब मालूम है, इसको क्या समझाए, बट जिसको नहीं समझाना उससे ही बहुत बुरा लगता है। जी, जी। जो नहीं आई है उसे तो पता है आई एम इनटू द फ्लाइंग स्टेज, मेरा सब अच्छा होने वाला है, बट जो नहीं है उससे जो खराब लगता है, जैसे समीना इतना हर्ट हो जाता है, मौलाना ने कहा जैसे कुछ भी चीज़ हर्ट हो जाती है तो बहुत बुरी तरह से लगता है, इवन यू हार्ट ब्रेक बहुत पेनफुल है, तो उसको संभालना, उसे समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। अब दोनों से मेरा ये सवाल है, जब हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, एक पर कम होती है। कई जगह ऐसा होता है कि बड़ी बहू पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, कई जगह ऐसा होता है कि वो छोटी है तो छोटी बहू पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। क्यों बराबरी में ये काम नहीं बढ़ते या जिम्मेदारियाँ नहीं बढ़ती? अब क्योंकि एक पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास पैदा हो जाएगी। जिम्मेदारियाँ और बराबरी ये हो ही नहीं सकता ना। घर के जो काम हैं, कोई हमारे पास नापने का कोई पैमाना नहीं है, मेयार नहीं है कि इस काम में इतनी एनर्जी जा रही है, इस काम में इतना टाइम जा रहा है, इस काम में इतना जा रहा है, तुम ये कर लो, तुम कर नहीं। ये तो आपस के बैठ के जो आपस में मुफाहमत होती है, जो एक दूसरे के साथ मिल के समझ बूझ के बैठ के बातें करते हैं और आपस में एक दूसरे को किसने ज़्यादा किया किसने कम किया, ये बातें जहाँ नहीं होती वहाँ पर है कि जब हम साथ में रह रहे हैं तो अब यहाँ पर बेहतर यही है कि हम न ये कि अपने लिए, बल्कि इस उन्वान से कि मोमिन का मोमिन पर हक है, तो हम तो आपस में फैमिली रिलेशनशिप है, भाई है, भाई का हक है, तो हमने अगर 2-4 काम ज़्यादा भी कर लिया, उन्होंने कम भी कर लिया, तो नहीं ये सोचना चाहिए कि हमने ज़्यादा खिदमत किया, उसने अपने हिसाब से किया, हमने अपने हिसाब से किया। अगर ये जज्बा आ जाए कि जो जिसकी ज़िम्मेदारी है वो कर रहा है, लेकिन अगर उसकी ज़िम्मेदारी में हम देख रहे हैं कि वो नहीं पूरा कर पाए तो हम सपोर्ट कर दें, तो फिर ये मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर बराबरी ये सोचा है कि नहीं, कोई घर में रहने वाली 2 बेटियां या 2 बहुएं कोई कहीं पर काम करने वाली नौकरानियां नहीं हैं, कहीं पे सर्विस करने वाले सर्वेंट नहीं है कि इस तरीके की बातें कि नहीं बराबर से काम होना चाहिए, 2 घंटे तुम करोगे 2 घंटे तुम कर, नहीं ये नहीं है। यहाँ पर तो ये जज्बा है खिदमत का जज्बा है। तो अब इसमें किसी ने कम खिदमत किया, किसी ने ज़्यादा किया, यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ ताउन करना है, ये इस्लामी पैगाम है। अगर इस जज्बे के साथ किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर जहाँ पर बराबरी आ गई तो फिर वहाँ पर खुद गर्जी आ जाती है, वही सेल्फिश हो जाता है इंसान। फिर यहाँ पर हर चीज़ पैसे और दौलत और इन चीज़ों पर तौली जाती है, मोहब्बत पर कोई चीज़ नहीं होती है, शफ़क़त और मेहरबानी और मोहब्बत हट जाती है। जैसे मौलाना साहब ने कहा, इट्स टोटली अग्री विद इट, बट एक और चीज़ को हाईलाइट करते हुए कि जब ये जैसे आप कहते हो देरानी जेठानी और सिस्टर इन लॉ इज कमिंग, तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर बेसिकली बॉन्डिंग कितना दोनों में है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जब ये दोनों साथ में है रहते हैं तो दोनों का बॉन्ड घर वाले किस तरह से पोर्ट्रे करते एक दूसरे के ऊपर, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये फॉर हमारी बहनें रहती है घर में, बड़ी बहन छोटी बहन, तो हम कितने अच्छे से रहते हैं। आई नो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि अभी कहा हमारे लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट वो डिफ़िकल्ट स्टेज अगर आप 1 महीने तक ऐसे करो कि नहीं ठीक है मुझे सिर्फ ट्राई करके देखना है, 1 महीने तक ट्राई करिए, 1 महीने तक कोशिश तो कीजिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने को, अंडरस्टैंडिंग बनाने को। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे 2 लोग रहते हैं तो काफ़ी अच्छे से रहते हैं। अब माई पर्सनली मेरे पास 3 एल्डर्स है, तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी विथ ईच अदर। बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे जो इन लॉज रहते हैं या जो हमारे एल्डर रहते हैं वो हमारे साथ कैसे वो करते हैं। अगर छोटी की गलती हो जाती तो इट्स ओके, या बड़े से भी गलती हो जाती तो आप ऑन द स्पॉट गुस्सा करके इज नॉट गोइंग टू गिव अ सोल्यूशन। जितना हो ट्राई कीजिए उनमें अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, बॉन्डिंग करने को, दैट इज द दोनों या यूनाइट, बड़ों से ही यूनाइटेड होकर, बड़ों जैसे उसकी कंपैरिजन लाने वाले तो दोनों अलग होने वाले, अगर बॉन्ड करने वाले हैं तो दोनों साथ रहने वाले। एंड ऑफ द डे पूरे घर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि दोनों को कितने अच्छे तरह से पॉजिटिव वे से मूव करा रहे हैं कि नेगेटिव वे से मूव करा रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। माशाल्लाह बहुत अच्छे आप दोनों ने जवाब दिए, वक्त भी बहुत तेज़ी से गुजर गया है। हम एक व्यूवर क्वेश्चन ले रहे थे मौलाना साहब, 2 व्यूवर क्वेश्चन आए हमारे पास, इनके जवाब आप दे दीजिए। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ फटाफट। पहला क्वेश्चन तो जो मुझसे पर्सनली आया है वो है गवंडी शिवाजी नगर से। वो पूछना चाह रही हैं कि कई बार 3 अगर जैसे उनके बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो क्या होता है कि उनके यहाँ बेटों की हैसियत में फ़र्क है, कोई ज़्यादा कमाते हैं कोई कम कमाते हैं,
तो अब अगर बीवियां सबकी, एक कोई अच्छे से रखता है अपनी बीवी को, दूसरी वैसा ही डिमांड करती कि नहीं मुझे भी उसी तरह से रखा जाए, तो पॉसिबल नहीं है, अपनी हैसियत के हिसाब से ही रखेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कैसे पूरी करें? ये बातें कि किसकी क्या ज़्यादा कमाई है, किसकी कम कमाई है, ये बातें वो हैं कि जो शादी से पहले या तो ख़ुद जो लड़की लड़के हैं यानी वाइफ हस्बैंड होने से पहले इस बात को देख लें, और अगर माशरे समाज में ये राज नहीं है तो वालिदैन देख लें। हो सकता है कि एक लड़के ने बहुत अच्छी पढ़ाई की और फिर उसने डॉक्टरेट किया और वो प्रोफेसर बन गया बहुत ऊंची, तो अब जाहिर है कि उसकी सैलरी उसी हिसाब से है। दूसरा बच्चा नहीं पढ़ पाया, उसने ग्रेजुएशन करके कोई जॉब किया, तो दोनों की जॉब में दोनों के उसमें फ़र्क है। तो जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो अपने लिए उस तरीके से रख रहा है, दूसरा उस पर। तो ये वो बात है कि शादी के वक्त, शादी से पहले इस बात को देख लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में जाने के बाद, क्योंकि जो हुक्म दिया गया है लड़कों से भी यानी मर्दों को जो हुक्म दिया गया है कि जब तुम शादी करने जाओ तो कुफो यानी अपने बराबर का ले आओ। ऐसी लड़की जो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में आ रही हो, तुम्हारे घर के स्टेटस से तुम्हारे मिलती जुलती हो। अगर तुम ऐसी लड़की को ले आ रहे हो कि जो अपने घर में नौकरानी उसके लिए काम करने वाली लगी थी, उसका कपड़ा धोने वाली लगी थी, उसका खाना पकाने वाली लगी थी, वो घर में कोई काम नहीं करती थी, तुम उस लड़की को शादी करके ला रहे हो, तो फिर तुम उसके लिए यहाँ पर वो इंतज़ाम करो, उसके लिए फिर नौकरानी रखो फिर उसको। वरना ऐसी लड़की को शादी करके ले आओ कि जो अपने बाप के घर में घर का काम करती है, घर में भाई का, माँ का, बाप का मसलन कपड़े भी धो लेती है, सारा काम करती है। ऐसी लड़की को लेके आओ जो तुम्हारे घर में आ गई। तुम्हारे घर में भी औरतें इस तरीके से रहती हैं, वो भी, ये शरीयत का हुक्म है कि बराबर। वरना अगर ऊंचे तबके से ऊंचे से ले आ रहे हो तो फिर उसको वैसे ही फैसिलिटी देना पड़ेगा, वैसे ही रखना पड़ेगा। तो ये शादी के वक्त ये सारी चीज़ें हल करने को बयान किया गया है हमारे यहाँ, शरीयत का हुक्म है कि इन चीज़ों को देख लो। लिहाजा अब ये तवक्को रखना, चाहे माँ बाप तवक्को रखें कि मेरा दामाद बड़े दामाद यानी बड़े भाई की तरह क्यों नहीं रखता, गलत है। चाहे ख़ुद बीवी ये सोचे कि बड़े भाई की बीवी अच्छे से रहती है, मैं क्यों नहीं रहती। नहीं, जिसकी जितनी फैसिलिटी है, जितनी सैलरी है, जितनी वो है, उस हिसाब से वो रखे। अगर उसमें कमी कर रहा है तो वो जुल्म है, वो गुनाह है, उसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी। ठीक है, मैं दूसरा सवाल भी पढ़ लेती हूँ। ये ह्यूस्टन टेक्सास से हैं। ये अपना सवाल लिख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ द कास्ट इन दिस सीरियल आर डूइंग गुड। आई रियली लाइक योर सीरियल, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू। Alhamdulillah, I am from Houston, Texas, USA. Let me first give you a little bit details of my in-laws. I am facing complexity problems with my in-laws. My sister-in-law is born American. She has 3 children and she is a divorcee and live with us. So my mother-in-law have become, my mother-in-law have some inferiority complex with me, so that she thinks I am also going to file a divorce for my husband and take all the money and go back to India. Because in one fight she mentioned that she will not give anything money wise to his son until I am with her son, and my husband is the only son in the family. My question is that if my mother-in-law is thinking that way, what should I do? Shall I move out and find my own place, or live in the same situation where people cannot trust his own son? I am giving my 100%, she is not changing her thinking and her niyat is not clean to give anything to her son. Please can you raise my question, what is better for me to do? Live in this situation or leave and find my own place? I am living in a joint family and my husband is the only son. Thank you, God bless you all for your work. And sorry I forgot to mention, the whole point for this is, before asking my hand from my parents, my mother-in-law and father-in-law said to my parents that this house is of their son and after marriage we will adopt joint family system. Now in couple of fights my mother-in-law is saying to get out of this house and find your own place. Does she have a right to kick us out? My husband's job is on contract work and he cannot afford an independent lifestyle. Is it right to say that to get out of this house, my mother-in-law has mentioned to my parent that this house is his son's as he is the only son? What should I do in between of this? And my request is that please don't provide my name. सारी बातें तो इन्होंने लिख दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। मुश्किल जो है इनकी सिर्फ इनकी सास हैं कि जो सिचुएशन उनके सामने है उसमें ये सोच रही हैं कि कहीं मेरी बहू भी
छोड़कर ना चली जाए, सब लेकर ना चली जाए, या वो ये सोच रही हैं और इसी सोच की बुनियाद पर इनके ख्याल भी, इनके जहन में भी ये सारी बातें आ रही हैं। ऐसे में इनके लिए जो ये पूछ रही है, इनके लिए बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत के ज़रिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे करीब होके। नहीं, इन्होंने जैसे यहाँ लिखा है कि आई एम गिविंग माई 100%, बट उनकी थिंकिंग 100% है, लेकिन और ज़्यादा इसको चेंज करने के लिए देखिए, पत्थर के ऊपर रस्सी अगर मुस्तकिल चलती रहती है तो उस पत्थर को नरम कर देती है। अभी तो ख़त्म हो गया ज़माना, हमने खुद देखा है कि पत्थर के ऊपर रस्सी, ऐसे पत्थर लगा हुआ है और कुएं में पानी खींचने के लिए रस्सी खींची जाती थी, तो रस्सी पतली हो जाती, लेकिन उस पत्थर पे निशान पड़ जाता था जिस जगह से वो रस्सी जाती थी। तो इंसान का दिल तो ये गोश्त और बिल्कुल नर्म है, ये कैसे नहीं नर्म पड़ेगा। कोशिश यही करना चाहिए इनको कि बेहतर से बेहतर वो देखें कि उनका वीक पॉइंट क्या है, उसको वो मजबूत करें और उनको मौका न दें, और धीमे धीमे बातों के ज़रिए अच्छे अंदाज से इस बात को उनके जहन से निकालने की कोशिश करना चाहिए। वो ये जो कह और रही जो है इन्होंने कि कहा कि हमारा मैटर ऐसा है कि वो मसलन अलग हो के रह भी नहीं सकते, ये इनके साथ हैं, शादी से पहले ये बात बताई भी गई है, हो सकता है कि इतनी आमदनी ना हो कि जिससे अलग हो के रह सकें, तो अलग हो के रहने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो कह भी रही हैं सास, तो उनसे इस बात को जाके कहें कि क्या आप अपनी बेटी को भी निकाल दीजिएगा, क्या आप इस तरीके से बातें करके अखलाक के ज़रिए से इंसान अपने आप को यहाँ पे नर्म कर सकता है। वरना शरीयत के एतबार से हमारा मकान है, अगर हमें अपने किसी को नहीं रखना है, हत्ता अपने बेटे को हम निकाल बाहर कर सकते हैं शरीयत के हिसाब से। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर नाफरमान हो जाएंगे, उनसे मुकाबला लेंगे, टक्कर लेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। और ये कह रहे हैं जो शादी से पहले की वो कहते थे वो घर उनके बेटे का है, और आज वो कह रही हैं कि निकल जाओ, तो ऐसी सूरत में कि जो सिस्टर इन लॉ है वो जी। डिवोर्स होके रिटर्न आई है, जी तो मदर इन लॉ के अंदर फियर बैठ गया है जी कि मेरी बेटी आ गई है जी तो उसने ऐसा किया है, तो अगर मेरी बहू ऐसे करती है जी कि उनकी बेटी जो भी होगी, शी माइट हैव डन समथिंग व्हिच वी डोंट नो, तो अभी ये डिवोर्स करके रिटर्न आ गई है, इस पे जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जी। तो इसकी मदर इन लॉ को फियर एक है कि अगर इसने ऐसे किया, ये रिटर्न चले गई जो भी है लेके वापस, तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है प्लस उनके 3 बच्चे हैं। जी। तो मदर इन लॉ पूरी तरह से फियर और इनसिक्योरिटी में, वहाँ यूएस में कोई भी नहीं होगा, तो वहाँ पे बैठ गई है। शी इज़ फियर्ड कि अभी आगे क्या होगा, जिस वजह से अगर फाइट होते हैं तो शी इज़ टेलिंग कि भाई यू मूव आउट। नाउ व्हाट इज़ द गर्ल्स ड्यूटी इज़ कि अग्री, फाइट हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए, इश्यूज, बट राइट नाउ आपकी ड्यूटी ये है कि वो चीज़ को इलेबोरेट ना करें। सिचुएशन है, आप आपकी मदर इन लॉ को समझाइए कि भाई प्रॉब्लम सबकी फैमिली में आती है, हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम है, तो हम आपको मुझे आपको संभाल के चलना है, प्लस हमें सिस्टर इन लॉ की भी जिम्मेदारी, हमारी ननंद की, उससे भी हमें साथ लेके चलना है। आप जितने नरम दिल से और जितने पॉजिटिव वे से अच्छे से आपकी मदर इन लॉ को समझोगे, तो ना ही वो आपको बाहर निकालेगी ना ही कुछ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि ये घर जो है वो लड़के का है, दैट मीन्स शी हैज एक्सेप्टेड यू पॉजिटिवली। ये अभी थोड़े जिंदगी सीधी नहीं रहती है, स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो उसको इतना इलेबोरेट करना है। अग्री, आपके ऊपर बहुत डिफिकल्टी होगी, मैं ऐसे नहीं कहती, बट उसे थोड़ा सा सब्र दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपनी मदर इन लॉ को भी स्टेबल होने का टाइम दीजिए, क्योंकि जो वो आपकी ननंद आई है वो 3 बच्चों के साथ आई है, सिचुएशन क्या है एग्जैक्ट हमें नहीं पता है जी। तो गिव सम टाइम, और आप आपकी मदर इन लॉ को भरोसा दीजिए और आप उसका बैकबोन स्ट्रांग बन जाइए कि कुछ भी हो जाए कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसे शायद फियर होगा कि अगर ये मुझे छोड़ के चले गई तो उसे बताइए कि कुछ भी हो जाएगा, मैं और आपके बेटे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो वो जब बैकबोन मजबूत बन जाता है बुजुर्ग का, तो बोला कि नहीं अभी मुझे सुकून है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बराबर, बिल्कुल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत यही सही है। और देखिए, जैसा कि इन्होंने सवाल किया है, मालूम हो रहा है कि ये किसी भी एतबार से अपनी सास या अपनी नंद इन लोगों को वो धोखा देना नहीं चाहती, ना उनसे अलग होना चाहती, रिलेशनशिप भी अच्छा है इस तरीके से, लेकिन सास के जहन में यही बात आ गई है ना कि हमारी बेटी आ गई है, तो अब डर रही है, द फियर दैट इज पुलिंग हर अवे। अब ऐसी सूरत में भाई यही है कि अपने अखलाक और अपने किरदार से ये बात उनके दिल से निकाल दे। मैंने अर्ज़ किया कि
इंसान का दिल है ये नर्म हो जाएगा, और कोई ऐसा नहीं है। जबकि वो 100% कोशिश कर रही हैं, तो इस कोशिश का तरीक़ा बदलें, अंदाज बदलें, इस कोशिश का इंशाअल्लाह असर बिल्कुल होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा आप लोगों ने जवाब दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बार बार हमारे कहने पर आने का और हमारे मसले हल करने का। नाजरीन, आज का हमारा मैसेज ये है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं। आप घर के बड़े हैं, सबको यूनाइट करके रखें। इंशाल्लाह आपकी जॉइंट फैमिली भी है, इंशाल्लाह बहुत ही खुशहाली के साथ आपकी लाइफ इंशाल्लाह गुजर जाएगी। तो नाजरीन, आप हमें अपने फीडबैक्स यूँ ही लिखते रहिए, आपके सवाल भी यूँ ही लिखते रहिए kbhr.channelwin@gmail.com पर। हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे एपिसोड के अपडेट्स देख सकें। नाजरीन, हम अगली बार फिर हाजिर होंगे अपने शो के फिनाले एपिसोड के साथ। देखते रहिए क्यों बिखरते हैं रिश्ते, ओनली ऑन चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।